हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 के बच्चे देखिए, इसके पहले हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में पार्ट 1 के बारे में भारत का आकार में स्थित बता चुके हैं। आज हम आपको अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें आपको भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे भारत के विभिन्न प्राकृतिक भागों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग है, मध्य का मैदानी भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, भारतीय वनस्थल है, समुद्र तटीय क्षेत्र है और भारतीय द्वीप समूह है। इस पाठ में, इस अध्याय में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये सब पढ़ने के पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली है, पहले उन पर ध्यान देते हैं कि उसे क्या कहा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है, क्या उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप में, जैसे पहला पॉइंट हम आपको लिख चुके हैं, प्रवाल। क्या है? प्रवाल। प्रवाल किसे कहा जाता है, या प्रवाल भित्ति जो होती हैं वो किस चीज से बनी होती हैं, आपको बताया जाएगा कि प्रवाल भित्ति से बने द्वीप जो है वो लक्षद्वीप है। तो सबसे पहले प्रवाल के बारे में जानो। प्रवाल किसे कहा जाता है? ये सूक्ष्म जीव कम समय तक जीवित रहते हैं, जो गोलाकार अथवा हारसू आकार के होते हैं। इनके मृत्यु हो जाने पर ये नदियों के अर्थात सागरों के मध्य में जमा हो जाते हैं, परत के रूप में जमा हो जाते हैं, परत के रूप में जमा हो जाते हैं, निक्षेपण होता है इनका और एक द्वीप समूह का निर्माण होता है। तो पुनः सुनोगे, प्रवाल किसे कहा जाता है? प्रवाल किसे कहते हैं? ये सूक्ष्म जीव कम समय तक जीवित रहते हैं और मरणोपरांत के बाद ये किसी द्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रवाल वलय द्वीप क्या है? दूसरा है प्रवाल वलय द्वीप, ध्यान दीजिएगा। दूसरा शब्द जो आपका आएगा, प्रवाल वलय द्वीप क्या है? ये गोलाकार अथवा हारसू आकार के रोधिका होते हैं। इसमें देखो एक शब्द मिल रहा है, रोधिका। ठीक है, आप लोग देखोगे कि ये गोलाकार अथवा हारसू आकार के रोधिका होते हैं। तो सबसे पहले आपको रोधिका जानना है कि रोधिका किसे कहते हैं। रोधिका तट के समीप नदी की धारा के बीच में रेत अथवा कीचड़ को रोधिका कहा जाता है। पुनः समझोगे, तट के समीप या कहेंगे तट के समीप नदी की धारा के बीच में रेत या कीचड़ को रोधिका कहते हैं। ठीक है, तो ये रोधिका वलय प्रवाल वलय द्वीप का निर्माण करती हैं। ये गोलाकार अथवा हारसू आकार की होती हैं। इनसे प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। दूसरा समझोगे, वैरण द्वीप क्या है? वैरण द्वीप क्या है? वैरण द्वीप क्या है जानोगे? यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। इस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसे वैरण ज्वालामुखी कहा जाता है। अब वैरण ज्वालामुखी आपसे कोई पूछता है वैरण ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे कि वैरण ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वैरण द्वीप में स्थित है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे आपको बताया जाता है जापान का फुजियामा ज्वालामुखी जो हमेशा सक्रिय रहता है, सक्रिय है। ठीक, उसी प्रकार से भारत का भी वैरण ज्वालामुखी जो है वो हमेशा सक्रिय रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हमेशा इसके मुख से लावा, राख, गैस, कंकड़, पत्थर, मैग्मा जो भी धरती के अंदर से वह निकलता रहता है। ठीक है, अगला देखेंगे, गोंडवाना लैंड क्या है?
महाद्वीप का दक्षिणी भाग है। सुनिए, यह एक प्राचीन दक्षिणी भाग का, यह एक प्राचीन महाद्वीप का, यह एक प्राचीन महाद्वीप का दक्षिणी भाग है और इस महाद्वीप के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किसे कहा जाता है, कहाँ स्थित है जानोगे। यह एक प्राचीन महाद्वीप का दक्षिणी भाग है। इस महाद्वीप का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता है। इसके बाद आता है आपका पांचवा पॉइंट जो हमने लिखा है, पृथ्वी सागर। क्या? पृथ्वी सागर। यह उथला सागर अति प्राचीन काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित था, किंतु अब नहीं है। इसी पृथ्वी महासागर में ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियों का मलबा जब पृथ्वी महासागर में निक्षेपण के द्वारा अर्थात कहेंगे जमाव के द्वारा परत के रूप में जमा होने लगा, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम बलित पर्वत या मोरदार पर्वत कहते हैं। तो पुनः समझोगे, पृथ्वी महासागर आपको विस्तृत में आगे बताया जाएगा, इस संक्षेप में बता रहे हैं। पृथ्वी महासागर या उथला सागर अति प्राचीन काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित था। ठीक है। इसके बाद अगला है रोधिका। जैसा कि अभी हम आपको प्रवाल गोलक युग में बताए थे कि ये गोलाकार अथवा आठसू आकार की रोधिका होती हैं। तो रोधिका क्या है? रोधिका शब्द आया इसमें, इसलिए हमने एक पॉइंट बना दिया रोधिका। ठीक है। रोधिका किसे कहते हैं? तट के समीप की धारा के बीच में स्थित रेत अथवा कीचड़ को रोधिका कहा जाता है। पुनः समझोगे, तट के समीप नदी की धारा के बीच में स्थित रेत अथवा कीचड़ को रोधिका कहते हैं। इसी रोधिकाओं के द्वारा आपको बार बार बताया जा रहा है, इसी रोधिकाओं के द्वारा जब प्रवाल भित्त अर्थात इस सूक्ष्म जीव जो कम समय तक जीवित रहते हैं, इनकी मृत्यु होती है और ये परत के रूप में जमा होते हैं, अर्थात रोधिकाओं के माध्यम से प्रवाल भित्त का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा आगे चलकर कि किस महाद्वीप का निर्माण प्रवाल वलय या प्रवाल भित्त से हुआ है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप का। ठीक है। आगे देखेंगे लेंगून क्या है। लेंगून क्या है? तट लेंगून बालू की रोधिका द्वारा समुद्र से अलग की गई खारे पानी की झील को लेंगून कहते हैं। पुनः समझोगे, लेंगून किसे कहा जाता है? बालू की रोधिका द्वारा समुद्र से अलग की गई खारे पानी की झील को रोधिका कहते हैं। जैसे भारत में खारे पानी की झील है जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का सांभर झील जो है आप लोग जानते हो, सांभर झील है। उड़ीसा के तट पर स्थित चिल्का झील है। ठीक है। इसके बाद बेम्बा नद है, पुलिकट है। इस खारे पानी की झील के रोधिकाओं से अलग की गई झीलें हैं, इन्हें हम लेंगून कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंगून कहते हैं। इसके बाद द्वाब किसे कहते हैं? अगला पॉइंट आपका है द्वाब। द्वाब किसे कहते हैं जानोगे कि द्वाब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहा जाता है। दो नदियों के बीच या मध्य के स्थान को क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। जैसे आपको उदाहरण बता दें, गंगा और यमुना के बीच के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? द्वाब बोला जाता है। ठीक है। उत्तर का मैदानी भाग द्वाब के अंतर्गत आता है। गंगा और जमुना के मध्य में स्थित मैदानी भाग को द्वाब कहा जाता है। पुनः समझोगे, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहा जाता है, जैसे गंगा और यमुना के बीच के मध्य के भाग। ठीक। अगला देखोगे जल विभाजक।
क्या है? जल विभाजक किसे कहते हैं? अगला, जल विभाजक वह ऊंची भूमि जो आसपास के अववाह क्षेत्रों को, वह ऊंची भूमि जो आसपास के अववाह क्षेत्रों को दो विभिन्न दिशाओं में विभाजित करती हैं या परिवर्तित करती हैं, उसे हम जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका गार्ज। गार्ज क्या है? ये 10वां पॉइंट, गार्ज किसे कहते हैं? वैसे तो स्टार्ट में बता दें आपको, गार्ज जो है अंग्रेजी के आई अक्षर की तरह होता है। जब नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं तो निकलने के बाद खड़े ढाल के सहारे गिरती हैं तो आई के अक्षर के आकार वाले घाटी का निर्माण करती हैं, तो उसे हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, लेकिन जानोगे नदी की अपरदन प्रक्रिया द्वारा बनी अंग्रेजी के आई अक्षर के आकार की गहरी एवं सकरी घाटी को गार्ज कहा जाता है। ठीक है, पुनः सुनोगे, नदी की अपरदन प्रक्रिया द्वारा बनी अंग्रेजी के आई अक्षर के आकार की गहरी एवं सकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका डेल्टा। क्या आता है? डेल्टा। देखोगे डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा देखोगे, डेल्टा आपको याद होगा कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो ढाल कम होने के कारण से नदी के जल का प्रवाह वेग कम हो जाता है और सागर के गिरने के पहले ढाल एकदम कम होने के कारण से नदी का जल जो है 2 से 3 शाखाओं में होकर बहने लगता है, जिससे नदी के शाखाओं के बीच में एक त्रिभुजाकार ऐसे भूभाग आकृति का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ये नदी है, पठारी क्षेत्रों से निकल रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में, ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करे तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार भूभाग आकृति का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। पुनः सुनोगे, नदी के सागर में गिरने के पहले जब नदी के जल का वेग कम हो जाता है तो नदी का जल 2 से 3 शाखाओं में होकर प्रवाहित होने लगता है, जिससे नदी के शाखाओं के बीच में एक त्रिभुजाकार भूभाग आकृति का निर्माण होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार भूभाग आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अब हम बात करेंगे बांगर किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको डेल्टा समझा रहे थे, इसके बाद हम आपको बांगर समझा रहे हैं। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी काल से बना बाढ़ के मैदान के ऊपर का मैदान। पुनः समझोगे, पुरानी काल से बना बाढ़ के मैदान से ऊपर का मैदान को जो है, या ऊपर के मैदान को जो है हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। बांगर किसे कहा जाता है? पुलिस समझोगे, बांगर का अर्थ क्या होता है? पुराने काल से बना बाढ़ के मैदान से ऊपर का मैदान को बांगर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका है खादर। क्या है? खादर किसे कहते हैं? नए काल से बना बाढ़ का मैदान को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। अगला देखोगे, बावर किसे कहा जाता है? क्या? बावर किसे कहा जाता है? शिवालिक पर्वत गुटका से बना मैदान को बावर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? बावल। इसके बाद तराई, क्या? तराई किसे कहा जाता है? दलदली भूमि से निर्मित क्षेत्र को, यहाँ लिखोगे दलदली भूमि से निर्मित क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तो तराई कहलाता है, क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। दलदली भूमि से निर्मित क्षेत्र को, क्षेत्र जो है वो तराई कहलाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। इसके बाद प्रायद्वीप, इसे कहा जाता है प्रायद्वीप आपका है स्थल का वह भूभाग जो तीनों समुद्र से घिरा होता है। स्थल का वह भूभाग जो तीनों समुद्रों से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। क्यों ऐसे प्रायद्वीपीय देश है? क्योंकि तीनों समुद्रों से अर्थात जल से घिरा है। भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो भारत तीनों जो है जल से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। अर्थात स्थल मंडल का वह भूभाग जो तीनों जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद अगला आता है सातवां द्वीप। चलिए द्वीप किसे कहते हैं? वह भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं। स्थल मंडल का वह छोटा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। और स्थल मंडल का वह भूभाग जो तीनों जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। अगला देखोगे दर्रा किसे कहते हैं? लिखा नहीं, आपको बता दे रहे दर्रा किसे कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच वह प्राकृतिक क्षेत्र रास्ता जो लोगों को आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, या दो पहाड़ियों के बीच का वह स्थान जहाँ से आने जाने के लिए रास्ता बने होते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसे हम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। अर्थात दो पहाड़ियों के बीच स्थित वह प्राकृतिक रास्ता जिसके माध्यम से लोग आते जाते हैं उसे हम दर्रा कहते हैं। इसके बाद हिमालय किसे कहते हैं? जानोगे जब पर्वतीय क्षेत्रों से हिम का कोई बड़ा टुकड़ा कटकर या खिसककर अलग होता है और अलग होने के साथ वह जल रास्तों के माध्यम से नदियों में पहुंचता है, खिसकता है, उसे हिमालय कहा जाता है। इसके बाद अगला है वितरका। अभी हम डेल्टा बता रहे थे आपको कि डेल्टा किसे कहते हैं? हिमालय आपको समझ आया कि पर्वतीय क्षेत्रों का बड़ा खंड जो हिम का बड़ा खंड होता है वह खिसकता है, उसे हिमालय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद वितरका। अभी हम डेल्टा समझा रहे थे आपको कि जब नदी समुद्र में गिरने के पहले नदियों का जल 2 से 3 शाखाओं में होकर प्रवाहित होने लगता है तो एक त्रिभुजाकार भूभाग आकृति का निर्माण होता है ना। एक त्रिभुजाकार भूभाग आकृति का निर्माण होता है, ऐसे तो उसे डेल्टा कहा जाता है। लेकिन यही स्थान जब ये 2 से 3 शाखाओं में नदियों को जल को प्रवाहित होने के लिए विभाजित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वितरका कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वितरका। पुनः सुनोगे, जो नदियों के जल को
जहाँ हम आपको बता रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप। जानते हो कि जैसे भारत में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की, विभिन्न प्रकार की देखा जाता है। कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर पठारी भाग है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखा जाता है कि नहीं, देखा गया है कहीं भी। ठीक इसी प्रकार से भारत के भौतिक स्वरूपों को 6 भागों में बांटा जाता है। वही 6 भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। आज 6 भाग कौन कौन से हैं, किन भागों में बांटा जाता है। तो भारत के भौतिक स्वरूपों को 6 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है उत्तर का हिमालय का पर्वतीय भाग, नंबर 1। दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इसके बाद तीसरा का हो गया प्रायद्वीपीय पठारी भाग। चौथा है भारतीय मरुस्थलीय भाग। पांचवा है समुद्र तटीय भाग। छठवां है आपका द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक भागों में 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हिमालय का पर्वतीय भाग, नंबर 2 है उत्तर का मैदानी भाग, नंबर 3 है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, भारतीय मरुस्थलीय भाग, चलिए ये भाग, नंबर 5 है समुद्रीय भाग, नंबर 6 है द्वीप समूह।